आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के नाम से भी जाना जाता है और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये टॉपिक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस जो क्लासेस था हम लोग जो है करेंट के बारे में स्टडी किए थे, तो ये आपका करेंट का एक टॉपिक माना जाता है, लेकिन उसको अलग से स्पेशलाइजेशन किया गया मूविंग चार्जेस। तो जहाँ मूव चार्ज करेगा तो करेंट ही होगा वहाँ पर। तो करेंट और मैग्नेटिज्म में ये रिलेशन बताई गई है। तो ये जो है कि जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से सबसे पहले जो वैज्ञानिक था ऑस्टेड 1820 में इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने रिसर्च किया और बताया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इन 1820 में 1820 में जो है कि इन 1820 ऑस्टेड he found that the electric current मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट या इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। उन्होंने ये महसूस किया कि जो मूविंग चार्जेस है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थात मैग्नेटिज्म है, तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। Austed found that the electric current, moving charges and magnetic effect magnetism are related। पहले से आप जानते हैं कि रेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑस्टेड जो है कि एक प्रयोग किया था, देखिए ऑस्टेड का एक प्रयोग देखिए उन्होंने जो किया था इसको समझने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम लोग कार्डबोर्ड ले लें, इस तरह खुद आप दोहरा सकते हैं, इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इसके आर पर जो है वायर जो है कि जो कंडक्टिंग हो, मान लीजिए की लगा दी हम और ये आपका इस तरह कनेक्ट कर दिया, इस तरह। और जो आयरन का स्प्रिंकल्स है उसका छिड़काव कर दिए या स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन का जो है कि जो बुरादा जिसको हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, जो लेथ मशीन वगैरह पर देखिएगा जब नट वगैरह जो घिसता है उससे आपको मिल जाएगा, टिनी पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, उसको यहाँ पर छीड़ देगा हम लोग और यहाँ से करंट अगर हम लोग फ्लो करा दें, की को बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो आयरन पार्टिकल्स है वो कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में फॉर्म हो जाता है या बन जाता है। कंसेंट्रिक सर्किल्स का मतलब क्या होता है, इसका सेंटर एक है, इस तरह देखिए, इस तरह जो है अरेंज हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इससे रिजल्ट हो गया क्या कि करंट कैरिंग के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी बात को हम दूसरे फॉर्म में भी दोहरा सकते हैं कि मूविंग चार्जेस produces a magnetic field। देखिए दोनों अगर मान चार्ज को भी अगर मूव करा रहे हैं, क्योंकि मूविंग चार्ज एक करंट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम देख लें यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि प्रोटॉन का बीम जो है कि हम लोग इस तरह जो है कि मूव करा रहे हैं,
तो समझिए कि करंट का भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो करंट का डायरेक्शन देखिए यहाँ हो जाएगा। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कि करंट और मैग्नेटिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन के लिए आप एक समझ सकते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, जो बी का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ बी, ये मैक्सवेल का राइट हैंड रूल काम करेगा आपको निकालने में। मैक्सवेल राइट हैंड रूल एक कन्वेंशन लेना होगा आपको, जिसे बोर्ड के अंदर जो जाता है उसको हम लोग क्रॉस यूज करेंगे इनसाइड के लिए, और जो डॉट होगा जिसे इमर्ज कर रहा है बाहर की ओर जो होगा वो आउटसाइड के लिए आपको डॉट लिया जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आराम से कि करंट आपका देखिए यहाँ पर, तो करंट कैरिंग जो वायर होता है ना, देखिए इसके लिए स्पष्ट एक फिगर देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर लेते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह मान लीजिए कि करंट इस तरह जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि जस्ट राइट हैंड के द्वारा ऐसा आपको समझना होगा कि जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है उधर ही जो है आप थंब को रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इसको अगर प्लेन ऑफ द प्लेन ले लिया जाए, इस पेन को भी प्लेन में रखें, तो आप देखिए प्लेन के अंदर जा रहा है देखिए, और ये बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस फील्ड हो जाएगा और ये डॉट फील्ड हो जाएगा। तो कभी अगर जरूरत पड़ेगा आपको फील्ड निकालने का तो आप आराम से बता सकते हैं। देखिए ये आई है। अगर मान लिया कि करंट इस तरह है, नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लेन से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकल रहा है बाहर की ओर, तो डॉट हो गया, और इधर से ई निकल रहा है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा और ये डॉट हो जाएगा। बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए एकदम आप याद भी रख सकते हैं इसको, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक। तो आप देखिए इसको आप उतार सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको डाटा के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में। तो वो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया अगर हम लोग थोड़ा सा को ड्रॉ करना चाहें कि कैसा इसका कंसंट्रिक कैसे होता है, तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक वायर ले लीजिए इस तरह, और ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अगर मान लिया कि यहाँ पर अगर कंपास जो होता है तो उसको जैसे करंट फ्लो कर रहा है, कंपास को आप वहाँ ले जाइए, तो नीडल का जो डायरेक्शन होगा उसको सेम उसी तरह जो है कि आप स्केच करते जाइए। तो आप ऐसा देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम जस्ट दो व्यू में आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह, तो जो आपका नीडल का जो डायरेक्शन होगा, तो देखिए हम मान लीजिए कंपास का नीडल है, देखिए नॉर्थ वाले को हम रंग दे रहे हैं, देखिए ये इस तरह। फिर देखिए यहाँ पर लाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। देखिए आप खुद प्रयोग कर सकते हैं, खुद वहां पर लाएंगे कंपास को, तो उसका नीडल इस तरह शो करेगा। देखिए नॉर्थ वाले पोर्शन को हम रंग दे रहे हैं, देख सकते हैं। या आप खींच सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप खुद कर सकते हैं। देखिए ये आधे भाग जो नॉर्थ वाला है उसको हम लोग रंग दे रहे हैं। ये पार्ट जो है ये आप स्केच कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आप वहां दिखा सकते हैं कि कैसे ये होता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं। तो वहां पर कंपास को ले जाकर के आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर इसी को जैसे कि बाहर जो है, इसी को जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे देखिए
कि डॉट में, ये वायर को हम लोग यहाँ पर इस वायर को शिफ्ट कर दे डॉट में, वायर प्लेन से बाहर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी खींच के फिर दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह देखिए 2-3 हम दिखा दे ऐसे। देखिए इसी फिगर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नॉर्थ वाला, आप देख सकते हैं इस तरह। इस तरह हो जाएगा। तो आप ये खुद करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह इसी फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर अगर डायरेक्शन बढ़ जाएंगे तो इसका भी डायरेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये करके आप खुद स्केच कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वायर को ले लेंगे, करंट इसमें फ्लो करा देंगे, और जो कंपास होता है उसको आप ले जाइए, तो नीडल जैसे शो करेगा वहाँ पॉइंट दे देना है आपको, और फिर ड्रॉ कर लेना है। उसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इस तरह। अगर मान लीजिए वायर में करंट अगर चेंज कर दिए हम लोग, तो फिर आपका देखिए हर जगह पॉइंट जो है कि आपको मिलते जाएगा, नीडल का मिलते जाएगा। देखिए इस तरह नॉर्थ वाला, और उसको जो है खींच देंगे इस तरह, तब देख सकते हैं। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात कर ले। जो मैग्नेटिक फोर्स बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू क्यू। फिगर देखिए यहाँ पर, इसको पहले ये एक्स है, वाई मान ले, जेड मान ले, इधर मैग्नेटिक फील्ड को हम कर, और ये मान लिया जाए कि वी वेलोसिटी है यहाँ पर, और थीटा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा हो जाएगा। इधर कितना होगा वी साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब v क्रॉस v कीजिएगा तो ये डायरेक्शन आपका फोर्स मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह हम लोग समझेंगे कि किस पर डिपेंड करता है ये, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं कि यहां देखिए ये समझना होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट को कि एक तो है v sin थीटा, तो जो b के परपेंडिकुलर होगा उस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v पर, देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं आप 90 डिग्री, तो ये होगा v sin थीटा। और प्रोपोर्शनल टू b मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने समझना होगा कि इसका जो इस पर जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट वेलोसिटी का, उस पर डिपेंड करता है ये। और आप देख सकते हैं कि v sin थीटा परपेंडिकुलर टू b, इस कंपोनेंट पर मिला देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या हो जाएगा f q v b sin थीटा। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा k q v b sin थीटा। देखिए ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
और अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाउंड करेंगे तो k का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें हम F इक्वल टू क्यू और V क्रॉस V। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि रेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट या स्टैटिक चार्जेस experiences नो मैग्नेटिक फोर्स, कभी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि v का मान अगर हम 0 रख दें तो अगर समझना होगा कि अगर v का मान 0 है f का मान 0 होगा, और अगर v पैरेलल टू b हो जाए, आप देख सकते हैं इस कंपोनेंट का जो हाल है v पैरेलल b हो जाए तो यहाँ क्या होगा, फोर्स आपका 0 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दो ऑब्जेक्टिव है ये, देख सकते हैं। आखिर दिमाग में आएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही क्यों वेलोसिटी का, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो b पर परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट क्यों नहीं, तो इसका जवाब तो हमें मिल जाता है कि कैसे जो है डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार जो है कि उस पर किस प्रकार जो है कि अब इसे मान लिया हम लोग ये बात कर ले किस प्रकार इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे मान लिया जाए कि एक रॉड है, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर ले कि एक रॉड है, ये एक रॉड है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और मान लीजिए कि क्रॉस फील्ड दिया हुआ है, तो इसके बैलेंसिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि m का मान आपसे पूछ दे कि मैंने ऐसा फील्ड में रखा हुआ है और इसके स्ट्रेंथ I को इस प्रकार दिया जा रहा है कि ये बैलेंस हो जा रहा है स्पेस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये b का डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर, और I का, तो आइडियल v क्रॉस v। अगर हम लोग चार्जिंग की बात करें यहाँ पर तो जस्ट इससे रिलेटेड है कि अभी जस्ट है कि हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात कर लें, क्योंकि फिर हम लोग रिलेट करेंगे करेंट करेंगे वायर के लिए, फिर उसके लिए बात करेंगे चार्ज है। देखिए यहाँ पर इस तरह यहाँ पर, तो मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल है इस तरह और ये मास m है यहाँ पर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लिया जाए कि अगर चार्ज q है और वेलोसिटी v उसका दिया हुआ है, अगर एक्सीलरेटेड ये हो रहा है, देखिए इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। a बराबर आप लिख देंगे q v b, और देखिए यहाँ पर v और b परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर f इक्वल टू a में रख दे तो q v b, अगर मान लीजिए एक्सेलेरेशन का भी वैल्यू दिया हो, a गिवन है, इसमें a गिवन दे दे, इस ऐसा रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है q v b बाई a। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक्सलेट कर रहा हो तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा और आप उसको रिलेट करके जवाब दे देंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि हम लोग एक वायर को हम लोग इसमें रख देते हैं, एक वायर को हम इसमें रख दिए हैं, छोटा सा पार्ट ले लें आइडियल करेंट एलिमेंट। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि इसके लिए कैसे फार्मूला को रिलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं DF इक्वल टू Q V क्रॉस V,
जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज पर कितना जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा, लेकिन यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ थोड़ा सा रिलेट करना होगा, क्योंकि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो चार्ज ही अंदर में मोशन में रहता है, तो dF बराबर हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं I dt V क्रॉस B, क्योंकि भली भांति आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, I dt होता है, I बराबर Q बाई dt, छोटा टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं, तो dF बराबर I को छोड़ दे और V dt क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पर ये dl लेंथ ट्रेवल करता है चार्ज, तो dF इक्वल टू क्या हो जाएगा, I dl क्रॉस B हो जाएगा। तो ये किसी भी करंट एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा वो आप बता सकते हैं। अगर पूरे वायर की बात करें तो F इक्वल टू I L क्रॉस B हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा I L B साइन थीटा, F इक्वल टू B I L साइन थीटा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, अगर थीटा अगर 90 हो अर्थात DL और B के बीच में 90 डिग्री होता है, जैसे अभी केस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो A बराबर क्या हो जाएगा, B I L हो जाएगा। इससे आप B का जो यूनिट डायमेंशन बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, A बाई I L हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इस तरह भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन भी आराम से लिख सकते हैं, B का लिखना हो तो MLT माइनस 2, ये हो जाएगा AL ML0 T माइनस 2 A माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर अगर राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं DL क्रॉस B, दोनों में लग सकता है। F इक्वल टू Q V क्रॉस B में भी आप लगा सकते हैं, और F इक्वल टू I L क्रॉस B में भी। अब इसकी बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर तो ये आपका इस तरह है और B अंदर की ओर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे है और इसको अंदर की ओर देखिए, तो राइट हैंड रूल से देखिए DL से B की ओर देखिए, फोर्स आपका इधर लग जाएगा, फोर्स इस तरह आप दिखा सकते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स वाले करंट कैरिंग वायर का ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना है, फिर आपको ये याद रखना है, इस तरह। अब देखिए इसमें हम लोग जो प्रीवियस वाला जो सवाल एक बार करने का प्रयास कर रहे थे, देखिए फिर से क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगर वायर हो तब जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल फिर ले हम लोग, एक वायर ले लेते हैं और करंट फ्लो करा दे इसमें, और ये क्रॉस फील्ड यहाँ ले लें, तो इसमें आपका जो वायर है उसका मान लीजिए कि मास पूछा जा रहा है, ये एकदम बैलेंस है। ये तो देखिए बैलेंस कब होगा, जब वेट एम्प्टी लग रहा है। और देखिए ध्यान से यहाँ पर जस्ट ये करंट हुआ DL है, ये अभी तो DL क्रॉस B, क्योंकि अंदर की ओर है, देखिए इनवर्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपका फोर्स इधर लग जाएगा। तो ऐसा ये बैलेंस कंडीशन हो गया यहाँ पर, F बराबर mg, ये बराबर जो है हम लोग क्या लिखते हैं, B I L, क्योंकि DL और B के बीच में 90 डिग्री है, mg हो गया यहाँ पर। अब m निकाल लीजिए यहाँ पर, तो B I L बाई G, तो यहाँ से हम लोग m निकाल सकते हैं। और बहुत तरह से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है आपको, जैसे कि कोई और डाटा दे देगा, दूसरा डाटा पूछ देगा, तो बस एग्जाम्पल में कोई डाटा चाहिए, B दिया रहेगा, I दिया रहेगा, L दिया, G तो आप जानते हैं, G का मान तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 भी कोई भी ले सकते हैं, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, जैसा आपको महसूस हो आप रख सकते हैं। अब देखिए जो हम बात करते हैं, एक लॉरेंट फोर्स होता है। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, व्हेन अ चार्ज, लॉरेंट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, LORENT, लॉरेंट फोर्स, a charge particle
is projected in such a field where exist electric field as well as magnetic field, then it experiences electric force as well as magnetic force. The sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force. तो देखिए ये बस कुछ है नहीं, बस सम होता है. A charge particle is projected in such a field where exists electric field as well as magnetic field. Then it experiences electric force as well as magnetic force. The sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force. तो बस यही देखना है यहाँ पर. Fa जो होगा Fe हो जाएगा प्लस Fp हो जाएगा. तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? Fa इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस V. इसी को कहते हैं लॉरेंट फोर्स. देखिए अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा सेटअप कर रहे हैं कि ऐसा सेटअप कीजिए कि Fh 0 हो जाए, अर्थात ऐसा हो जाए कि Fe और Fb बराबर हो जाए और डायरेक्शन दोनों का इस तरह सेटअप हो कि दोनों अपोज करें, कैंसिल कर दें दूसरे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल इच अदर. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता है. तो यहाँ रखेंगे QE और ये हो जाएगा QVB साइन थीटा. तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए Q कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा VB साइन थीटा. तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि V इक्वल टू क्या लिखेंगे E बाई B साइन थीटा. तो यहाँ पर आप अगर थीटा 90 हो तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू VB, एक संबंध मिल जाएगा. तो देखिए ये समझना होगा कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V मिनिमम हो जाएगा. अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आप सेटअप करना चाहते हैं, इस प्रकार प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो ये परिस्थिति होगा. मिनिमम की बात की जाए तो ये यहाँ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है. दूसरी बात, जो लाइट के संदर्भ में हम लोग इस फार्मूला को जब यूज करते हैं तो सेम यही फार्मूला हो जाता है वैक्यूम में. E इक्वल टू Cv हो जाएगा, जहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जहाँ ये E नॉट होगा और ये V नॉट होगा. क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है वहाँ पर. तो अगर हम वहाँ यूज करेंगे इस फार्मूला को तो क्या होगा, C आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा. देखिए हम लोग जो राइट हैंड रूल है या राइट हैंड स्क्रू रूल वो तो हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन उससे, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप प्रयोग कर सकते हैं. तो इसमें आप ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड है ये, तो लेफ्ट हैंड इसको कहते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है. इसमें क्या करना है कि तीन अंगुलियों को परपेंडिकुलर सेटअप करना है. और ये देखिए आपका ध्यान से देखना, ये मिडिल फिंगर होता है, देखिए तीसरा नंबर पर है ये. तो इसमें आप आई या V दोनों को रिलेट कर सकते हैं और जो आपका फोर फिंगर है वो B को दिखाना है. तो आप अगर करेंट कैरी वायर है उसमें भी आप निकाल सकते हैं या मूविंग चार्ज है उसमें भी निकाल सकते हैं. जैसे मान लिया थोड़ा देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका चार्ज के से रिलेट कर ले कि Q है, ये डायरेक्शन ऑफ V है और ये आपका B है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर
राइट हैंड को आप लेफ्ट हैंड को लेंगे तो आप इसके द्वारा सेटअप कीजिए तो आपको निकल जाएगा आराम से। देखिए तो जेड डायरेक्शन में यहाँ पर देखिए, ये देखिए भी का डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर ये आई का डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पर भी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए जस्ट आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ पर है, ये जो जस्ट इसके ये जो है ना उंगली मिडिल जिसको कह रहे हैं, देखिए मिडिल है ये, और ये आपका बी है तो आप देख सकते हैं कि एफ किधर रहेगा। तो अगर ऐसा जब भी सिचुएशन हो तो फोर्स निकालने हम लोग, तो ये भी लोग याद रखते हैं कि द 3 fingers ऑफ लेफ्ट हैंड इज अरेंज्ड या kept perpendicular to each other in such a fashion as V indicates by middle finger, B indicates by forefinger, then thumb will give the direction of force। तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन हम लोग जनरली जो है राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे जो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट हैंड स्क्रू रूल का प्रयोग करेंगे, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होती है क्योंकि आप वेक्टर अच्छे से पढ़े रहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है निकालने का। थैंक्स टू ऑल।